भारत अमेरिका संबंध विस्तृत विवेचन। भारत व अमेरिका दुनिया के दो बड़े महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक देश है। भारत और यूएसए संबंधों को विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है। पहला मधुर काल 1947 से 1954। भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों की शुरुआत संदेहात्मक ढंग से की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1949 में अपनी प्रथम विदेश यात्रा अमेरिका से प्रारंभ की। यह काल मुख्यतः शीत युद्ध का युग था। इस संदर्भ में अमेरिका की एकमात्र नीति सोवियत संघ एवं चीन के साम्यवादी प्रसार को रोकने की थी। इसके विपरीत भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर सभी प्रकार के सैन्य गठबंधनों का विरोध किया। अमेरिका ने गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण को सही संदर्भ में नहीं समझा, बल्कि जो उनके साथ नहीं थे वे विरोधी हैं कि तराजू से तोला। उस समय के अमेरिका के विदेश सचिव जॉन डलेस ने गुटनिरपेक्षता की नीति को निरर्थक एवं व्यर्थ कहा। राष्ट्रपति रीगन ने इसे छद्मवेशी गुटनिरपेक्षता कहा। दोनों देशों के मध्य मतभेद का एक और कारण भारत की चीन से संबंधित नीति थी। भारत ने साम्यवादी चीन को न केवल 30 दिसंबर 1949 को मान्यता प्रदान की, बल्कि उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए समर्थन प्रदान भी किया। इसलिए अमेरिका ने भारत के प्रति कटुतापूर्ण व्यवहार अपनाया। जहाँ तक कश्मीर का प्रश्न है, उसके संदर्भ में अमेरिका का रवैया भारत के दृष्टिकोण के विपरीत होने के साथ साथ भेदभावपूर्ण रहा। जब शीत युद्ध का आरंभिक दौर में यूएसए और चीन के बीच कटुता अत्यधिक बढ़ गई, तो यह सुझाव दिया गया कि सुरक्षा परिषद में चीन के बजाय भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद में चीन की सीट के लिए ताइवानी सरकार का दावा कमज़ोर पड़ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवादी चीन को स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए वाशिंगटन का विचार था कि यदि भारत को स्थायी सदस्य बना लिया जाता है तो इसमें 3 लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। पहला, इससे सुरक्षा परिषद में साम्यवादी ताकतों की मौजूदगी कम हो जाएगी। दूसरा, ऐसा महत्वपूर्ण स्थान देने पर भारत को अपने पक्ष में लिया जा सकता है। और तीसरा, यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो भारत चीन के बीच कटुता बढ़ जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई सौहार्दता के प्रति वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए चीन की कीमत पर इस स्थायी सीट के संबंध में दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यद्यपि सन 1955 से ही चीन का भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रहा, फिर भी भारत के इस आदर्शवादी रवैये से यह जानकर आश्चर्य होता है कि भारत ने सुरक्षा परिषद में मिल रहे इस सुनहरे अवसर को भी खो दिया। यह एक अवसर था जिसके लिए भारत पिछले 60 वर्षों से संघर्ष करता आ रहा है। अब है सहयोग एवं विरोध। 1955-1971 भारत व अमेरिका के दूसरे चरण के संबंधों में मित्रता, सहयोग एवं कटुता का मिश्रण है। जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में अमेरिका की यात्रा की। 1959 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी सद्भावना यात्रा की। 1963 में भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अमेरिका की यात्रा की। आइजनहावर भारत की यात्रा 1959 में करने वाले प्रथम अमेरिकन राष्ट्रपति थे। इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप तथा अमेरिका द्वारा मई 1960 से दी जाने वाली PL 480 कानून के अंतर्गत आर्थिक सहायता के कारण दोनों देशों के बीच मित्रता एवं सहयोग बढ़ा। PL 480 समझौते के माध्यम से भारत को आर्थिक सहायता विशेषकर कृषि वस्तुओं के बारे में प्रदान की गई। भारत चीन युद्ध के समय अमेरिका द्वारा भारत का समर्थन किया गया। 7 सितंबर 1963 को भारत एवं अमेरिका के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत को $8 करोड़ तारापुर में आणविक शक्ति का संयंत्र स्थापित करने के लिए देने का वादा किया। 1966 में ताशकंद समझौते के कारण दक्षिण एशिया में अमेरिका अलग थलग पड़ गया था। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भूमिका के कारण भारत के साथ उससे संबंध की कटुता की पराकाष्ठा तक पहुंच गए। सन 1949 में नेहरू जी की वाशिंगटन यात्रा असफल रही। कोरियाई युद्ध के संबंध में संयुक्त राज्य द्वारा
प्रवरहित संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रस्तावों का समर्थन करने तथा जापानी शांति संधि पर हस्ताक्षर न करने के कारण भारत के प्रति संयुक्त राज्य की आशंकाएं बढ़ने लगी। 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय निरपेक्ष विरोधी देश ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ सहायता के लिए आए थे, न कि खुश्चेव, जो अभी भी साम्यवादी देश के विरुद्ध गुट निरपेक्ष देश का साथ नहीं दे रहा है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध सन 1953 से 61 तक राष्ट्रपति आइजनहोवर के समय जटिल थे और आर्थिक क्षेत्र में स्थापित थे। भारत ने आइजनहोवर का समर्थन किया तथा भारत ने शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए एटम घोषणा का समर्थन किया। आइजनहोवर की सन 1959 की भारत यात्रा से आइजनहोवर की ठोस पुष्टि भारत यात्रा से होती है। आइजनहोवर ने शासनकाल के अंतिम चरण में अमेरिका ने गोवा पर भारत के दावे का विरोध जताया तथा भारत की विदेश नीति और रक्षा नीतियों पर वी.के. कृष्ण मेनन के प्रभाव पर संदेह करने के अलावा कश्मीर मुद्दे पर भारत के रवैये का समर्थन करने से इनकार कर दिया। जब जॉन एफ कैनेडी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1961 में, तब भारत को यह आशा बंधी कि दोनों देशों के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित होंगे। किंतु कुछ ही समय में इन आशाओं पर भारत की इन आशाओं पर पानी फिर गया। भारत ने फिदेल कास्त्रो को क्यूबा की सत्ता में आते ही मान्यता दी। तब अमेरिका को विशेष रूप से निराशा हुई। भारत ने 1961 में गोवा, दमन और दीव को शामिल करने के लिए पुर्तगालियों के विरोध में सैन्य कार्रवाई की। 17 दिसंबर 1961 की रात को भारतीय सेना गोवा की ओर बढ़ी तथा मात्र 26 घंटों में पूरी कार्रवाई समाप्त हो गई। सन 1962 की भारत चीन लड़ाई की समाप्ति के संबंध में अन्य रोचक घटना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा भारत को दी गई सहायता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान संकट तथा भारत पाक लड़ाई में श्रीमती इंदिरा गांधी को डराने के लिए भी इसी USS एंटरप्राइजेज को बंगाल की खाड़ी में भेजा गया। इस प्रकार अमेरिका द्वारा जहाजी बेड़ा एंटरप्राइजेज 2 बार भेजा गया। प्रथम बार भारत चीन लड़ाई 1962 के समय और भारत के समर्थन के लिए तथा 1971 में भारत पाक लड़ाई में भारत को डराने के लिए अर्थात पाकिस्तान के समर्थन में। 1965 की लड़ाई छिड़ने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान के इरादों की जानकारी थी। इस बात का उल्लेख था कि रक्षा विशेषज्ञ सुब्रमण्यम ने अमेरिकी विद्वान के ग्रिफिन की पुस्तक द क्राइसिस गेम का हवाला दिया। इस पुस्तक में कश्मीर 1966 एज ए फ्रिक्शनल क्राइसिस नाम से इस युद्ध का उल्लेख किया गया। सन 1967 में वाशिंगटन की यात्रा श्रीमती गांधी ने की और राष्ट्रपति जॉनसन के बीच व्यक्तिगत स्तर पर सूझबूझ के कारण भारत संयुक्त राज्य के बीच परस्पर संबंधों में संतुलन रहा। यूएसए के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर 1 जुलाई 1971 को भारत आए तथा श्रीमती गांधी से मिले। भारत को पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे मुक्ति संग्राम का समर्थन नहीं करना चाहिए था। किसिंजर का मुख्य लक्ष्य बीजिंग की गुप्त यात्रा करना था। भारत छोड़ने के बाद वे पाकिस्तान गए। 1971 के भारत पाक युद्ध में संयुक्त राज्य और पाकिस्तान यह सोचते थे कि चीन भारत के विरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप करेगा, लेकिन यह सही साबित नहीं हुआ। अमेरिका ने आक्रामक सैन्य रवैया अपनाया। निक्सन ने अमेरिका का 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने का आदेश दिया। USS एंटरप्राइजेज इस बेड़े का नाम था। यह बेड़ा वाशिंगटन की ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। अमेरिका भारत की असंलग्नता की नीति के समर्थन में नहीं था। आइजनहोवर प्रशासन में विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस ने असंलग्न यानी गुट निरपेक्ष की नीति का अनैतिक नीति की संज्ञा दी। 1949 में ट्रूमैन से खाद्य सहायता की अपील की। दिसंबर 1950 में भारत की अमेरिका में राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित ने अमेरिका में से 2 मिलियन टन गेहूं देने का अनुरोध किया। 15 जून 1954 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत भारत को अमेरिकी खाद्य सहायता दी गई। राष्ट्रपति आइजनहोवर ने 1954 में के
कृषि व्यापार विकास सहायता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसे आमतौर पर अमेरिका ने भारत को PL 480 के अंतर्गत खाद्य सहायता दी। PL 480 या शांति के लिए या भोजन के रूप में जाना जाता है। नए समीकरण एवं विरोध 1972 से 1979। तीसरा चरण 1972 से 1979 तक का कार्यकाल कटुता एवं सहयोग का मिश्रित काल रहा। 1974 में आर्थिक संबंधों में सुधार हेतु PL 480 के नियम को दोबारा चालू करने के लिए कोशिश करते हुए भारत को 20 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। 1974 में डियागो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिकन नौसैनिक अड्डे का इंदिरा गांधी ने विरोध किया। अमेरिका के विदेश सचिव हेनरी किसिंजर ने 27 अक्टूबर 1974 को भारत यात्रा की तथा दोनों देशों के मध्य संयुक्त आयोग की स्थापना की गई। 1974 के भारत के पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की अमेरिका ने न केवल आलोचना की बल्कि पूर्ण सहमत तारापुर बिजली संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन की खेप को भी बंद कर दिया। जिमी कार्टर जनवरी 1978 की भारत यात्रा की। पाकिस्तान की यात्रा का कार्यक्रम नहीं रखा, जबकि इससे पहले आइजनहोवर तथा निक्सन ने दोनों देशों ने एक साथ यात्रा की। आइजनहोवर तथा निक्सन ने दोनों ने देशों की पाकिस्तान की यात्रा का एक साथ यात्रा की। जून 1978 में कार्टर की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई वाशिंगटन गई। भारत के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी विचारधारा के थे, तो उनके कार्यकाल में भारतीय आर्थिक क्षेत्र से भारत संयुक्त राज्य संबंधों पर जॉर्ज फर्नांडिस की नीतियों का प्रभाव नकारात्मक पड़ा, क्योंकि IBM तथा कोलकाता को उनके कार्यकाल में भारतीय आर्थिक क्षेत्र से निकाल दिया गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को मॉस्को के प्रति अत्यधिक झुकाव एवं अमेरिकन विरोधी नीतियों की आलोचना तथा प्रथम बार भारत की विदेश नीति में वास्तविक असंलग्नता की आवश्यकता की घोषणा की। चौथा काल है बदलाव एवं सहयोग 1980 से 91। श्रीमती इंदिरा गांधी 1981 में मेक्सिको ग्लोबल आर्थिक मुद्दे पर विचार करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंची। कैनकुन सम्मेलन के परिणाम स्वरूप श्रीमती गांधी और अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के बीच द्विपक्षीय बैठकों में विकसित हुए। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में नया मोड़ आया। रीगन के सलाहकार अलेक्जेंडर हैग ने इस बैठक को सकारात्मक व्यक्तिगत संबंध के रूप में वर्णित किया। दिसंबर 1984 में भारत और अमेरिका ने प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU को अंतिम रूप दिया। मई 1985 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। जून 1985 में राजीव गांधी ने संयुक्त राज्य की यात्रा की। संयुक्त राज्य के भारत में आए राजदूत हैरिस बर्न्स ने इस यात्रा के संदर्भ में टिप्पणी की है कि यह एक नई शुरुआत है जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए अच्छी है। पांचवां चरण है मतभेद परंतु संयम 1991 से 2021 तक। 11 व 13 मई 1998 को भारत सरकार द्वारा पोखरण में 24 वर्षों के अंतराल के बाद दोबारा 5 परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका के साथ संबंध मतभेदपूर्ण बन गए। मानवीय सहायता, भोजन व कृषि वस्तुओं को छोड़कर 1961 के विदेशी सहायता अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई। राष्ट्रपति क्लिंटन की मार्च 2000 की 5 दिवसीय यात्रा से दोनों देशों के मध्य एक नई शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में मधुरता आई। इसके बाद आर्थिक प्रतिबंध हटने लगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 से 19 सितंबर 2000 में अमेरिका की यात्रा की। यह यात्रा मुख्य रूप से अपने विशिष्ट क्षेत्रों, परमाणु अप्रसार तथा आर्थिक मुद्दों को लेकर की गई, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों जैसे परमाणु अप्रसार, भारत पाकिस्तान संबंध, कश्मीर से मानवाधिकार समस्या आदि दोनों के बीच मतभेद जारी रहे। PIVOT एशिया पॉलिसी 2012 यह राष्ट्रपति ओबामा की एशिया देशों की आर्थिक व सामरिक संबंध मजबूत करने की नीति थी। इसमें इंडिया का मुख्य स्थान था। 2015 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बराक ओबामा प्रथम USA राष्ट्रपति थे जो इंडिया के गणतंत्र दिवस पर आए।
अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाकर बुश ने नई दिल्ली के साथ अमेरिकी सहयोग की संरचना पर पुनः विचार किया। इसके साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे भी जुड़े थे जिन्होंने भारत अमेरिका संबंधों में रणनीतिक स्तर तक पहुंचा दिए। ये मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परमाणु अस्त्र शस्त्रों व व्यापक विनाश के शस्त्रों का प्रसार पर रोक, वैश्विक लोकतंत्र को बढ़ावा, नए ऊर्जा संसाधन और जीवाश्म ईंधन के लिए नए विकल्पों की खोज तथा चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय। ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों देश रणनीतिक सहभागी बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदेश नीति सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील रही। सन 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा संपन्न हुई और दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हुए। भारत अमेरिका परमाणु समझौता दोनों देशों के मध्य संबंधों की दृष्टि से एक युगांतकारी घटना थी। जुलाई 2005 नाभिकीय सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ। उससे विश्व को यह संदेश दिया गया कि भारत परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और भारत पर दुनिया को भरोसा करना चाहिए। भारत अमेरिका नाभिकीय समझौता भारत को वास्तविक परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकृत कराने का एकमात्र साधन था। हालांकि दिसंबर 2006 में हाइड एक्ट पारित हो जाने से 18 जुलाई 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र में निहित शब्दों और भारत की उत्सुकता में उदासीनता आई थी। 28 सितंबर 2008 को अमेरिकी हाउस ऑफ प्रेसिडेंटेटिव्स ने इससे संबंधित विधेयक पारित किया। इनके 2 दिन बाद ही 30 सितंबर 2008 को भारत फ्रांस नाभिकीय समझौता संपन्न हुआ। 8 अक्टूबर 2008 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस पर हस्ताक्षर किया तथा यह विधेयक अधिनियम बन गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन अप्रूवल एंड नॉन प्रोलिफरेशन इनहॉर्समेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। 17 से 21 जुलाई 2009 अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की। हिलेरी क्लिंटन ने तो भारत अमेरिका के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एंडोमेंट फंड के नाम के निर्माण व अमेरिकी कलपुंजों से युक्त सिविलियन उपग्रहों के प्रक्षेपण मामलों में प्राप्त किए गए रक्षा उत्पादों के मामलों में तकनीकी सुरक्षा समझौते अतिरिक्त अमेरिका से प्राप्त भी शामिल हुए। अमेरिका के साथ नरेंद्र मोदी के संबंधों में आकस्मिक परिवर्तन आया। अमेरिका ने 2002 में गुजरात दंगों के बाद मोदी को वीज़ा देने से मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने सैन जोस और फिर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से जिस कूटनीति की शुरुआत की वह अब तक भारतीय कूटनीति से भिन्न थी। इस विषय पर 2 अमेरिकी थिंक टैंक का नज़रिया भिन्न है। एक अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के स्लेटेनिस भारत के लिए मेजर डिफेंस पार्टनर की विशेष श्रेणी निर्मित करने का कार्य करते हैं, और एक अन्य अमेरिकी थिंक टैंक रिचर्ड ए रोजसांग का मत है कि भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर कहना टेक्निकल डेजिग्नेशन की अपेक्षा टर्म ऑफ आर्ट अधिक है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संपन्न बैठक के बाद अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में मान्यता दी। भारत ने अप्रैल 2006 में जब एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं को साझा करने के लिए लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की, आगे की दिशा का आभास हो गया। इसके साथ ही भारत और अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा समझौते को मजबूती देते हुए अपने अपने रक्षा विभागों और विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग स्थापित करने के लिए पर सहमत हुए। अमेरिका चीन की प्रशांत महासागर में बढ़ती ताकत और अपनी प्रभुता के खिलाफ देख रहा है कि जिसे काउंटर करने के लिए एशिया प्रशांत में
भारत की साझेदारी आवश्यक है। अमेरिका को भारत में बड़ा रक्षा बाजार दिख रहा है। स्वाभाविक है कि अमेरिका को भारत सामान्य साझेदार की श्रेणी से निकालकर मेजर डिफेंस पार्टनर की श्रेणी में प्रदान करेगा, यह कहते हुए कि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, इसलिए रक्षा सहयोगी बनाने के लिए भारत अधिक योग्य है, क्योंकि यहाँ सैन्य नागरिक संबंध सौहार्दपूर्ण और लोकतंत्र क्रियाशील है। भारत ने सितंबर 2017 में अमेरिका के साथ रक्षा रणनीतियों को आगे बढ़ाते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक शत्रुभुज बनाने हेतु औपचारिक सहमति व्यक्त की। मनीला में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वेड अरेंजमेंट के जरिए मुक्त एवं स्वतंत्र इंडो प्रशांत को स्थापित करने पर सहमति बनी। तकनीकी रूप से माना जाता है कि वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार क्वाड के विचार को प्रस्तुत किया था, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह अमेरिका की पिवोट टू एशिया का मुख्य एजेंडा रहा है। अब जो बाइडन का काल 2021 से ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीज़ा नियमों में कठोरता लाई गई, किंतु बाइडन प्रशासन H-1B नियमों में नरमी लाया तथा H-1B वीज़ा धारकों के जीवन साथी को दिया जाने वाला H-4 वीज़ा धारकों को अमेरिका में नौकरी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। अप्रवासियों के प्रति डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख हमेशा से उदार रहा है, अतः भारतीय IT कंपनियों व IT प्रोफेशनल्स अमेरिका के लिए अमेरिका में अनुकूल वातावरण बनेगा। चूँकि डेमोक्रेटिव विचारधारा के समर्थक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समर्थक होते हैं, अतः भारत अमेरिका के मध्य पहले से प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाइडन काल में संपन्न हो सकता है। ट्रंप प्रशासन में अमेरिका WHO, यूनेस्को और पेरिस एग्रीमेंट आदि वैश्विक संस्थाओं से बाहर निकल गया था तथा WTO पर भी कम ध्यान दिया गया, जिससे चीन का प्रभुत्व इन संस्थाओं में बढ़ गया। किंतु बाइडन काल में वैश्विक समस्याओं पर पुनः सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। अमेरिका WHO पेरिस एग्रीमेंट में पुनः शामिल हुआ। अमेरिका पुनः पेरिस समझौते में शामिल हुआ, जिससे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक प्रयास पुनः सक्रिय होंगे। ट्रंप काल में अमेरिका JCPOA जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एंड न्यूक्लियर डील विद ईरान से बाहर हो गया तथा काटसा CAATSA के माध्यम से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। किंतु बाइडन प्रशासन में अमेरिका पुनः JCPOA में शामिल हो सकता है तथा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं, जिससे ईरान में भारत द्वारा विकसित की जा रही चाबहार परियोजना, IPI पाइपलाइन आदि के विकास में वृद्धि आ सकती है तथा भारत व ईरान के मध्य ऑयल एवं नेचुरल गैस की आयात व्यवस्था पुनः बहाल हो सकती है।